जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने की कवायद जारी है। पार्टी यूनिट की गुटबाजी खत्म कर एकजुट होने का संदेश दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के संगठन में बदलाव हो सकता है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धार्थ मैया ने शुक्रवार को राज्य में हिंदू मंदिर मेलों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा दोस्ती की राजनीति के लिए सिर्फ जगह है। इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ मैया ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वो वोटों के ध्रुवीकरण में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिजाब विवाद और गिरजा घरों पर हमले इसी मकसद से किए गए थे। उन्होंने कहा व्यापार मुक्त है और व्यापार करना भी मौलिक अधिकार है। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। यूपी में योगी सरकार की नए मंत्रिमंडल में एक नाम दानिश आजाद का काफी चर्चा में है। बता दें कि दानिश आजाद अंसारी को योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे मोहसिन रजा की जगह पर मौका दिया गया है। शुक्रवार को आजाद को पार्टी की तरफ से कैबिनेट में जगह दिए जाने की खबर फोन से दी गई, जिसके बाद वो सीएम आवास पहुंचे थे। दानिश आजाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरा है। इससे पहले मोहसिन रजा सीएम योगी की पिछले कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम चेहरे थे। पंजाब में मिली प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय स्तर पर अपना सियासी आधार बढ़ाने के लिए देश के दूसरे राज्यों में संगठन खड़ा करने में जुट गए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों पर फोकस करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्रियों को हिमाचल, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। साफ है कि केजरीवाल अपनी सियासी उड़ान को राष्ट्रीय बुलंदी देना चाहती है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का प्रावधान किया है। अगर ये विधेयक संसद से पास होता है तो दिल्ली में वार्ड की संख्या भी बदल जाएगी। ऐसे में अभी मौजूदा समय में कालगाजी विधानसभा इलाके के अंतर्गत आने वाले 3 वार्ड के बारे में जानते हैं। ये वार्ड है श्रीनिवासपुरी, कालगाजी और गोविंदपुरी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी का लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। लिहाजा कांग्रेस ने बीते दिन यानी गुरुवार को पार्टी की नई गुजरात इकाई में 25 उपाध्यक्ष और 75 महासचिव नियुक्त किए हैं। एजेंसी के मुताबिक पार्टी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कांग्रेस ने गुजरात में 19 जिला अध्यक्षों को भी नियुक्त किया है। नियुक्तियों के बाद गुजरात के एआईसीसी प्रभारी रघु शर्मा और पीसीसी प्रमुख जगदीश ठाकुर सहित कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में सुधार और मजबूत करने पर चर्चा की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में शुक्रवार राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों की आय से जुड़ी सवाल पूछा गया। 2022 में किसानों की इनकम दुगनी कर देने के प्रधानमंत्री के वादे पर सवाल किया गया कि क्या किसानों की इनकम दुगनी हुई और अगर हुई तो आंकड़े दीजिए। इस पर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सरकारी योजनाएं तो गिनवाई लेकिन आंकड़े नहीं दे पाए। कर्नाटक से कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 तक उनकी आय दुगनी हो जाएगी। क्या आय दुगनी हुई? इस पर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ये घोषणा किए जाने के बाद ही एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के गठन के बाद लगातार प्रयास करते हुए पिलर तैयार किए गए। उन पिलर के अंतर्गत आय दुगनी करने के लिए लागत को कैसे कम किया जाए, इस पर काम किया गया।
और कई योजनाएं बनाई गई। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लिए हैं। योगी के शपथ समारोह से पहले मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा गर्म है। इससे पहले उन्होंने 24 मार्च को केंद्र मंत्री ने विधायक दल का नेता बनाए जाने का ऐलान किया, जिस पर समाजवादी पार्टी का कुंभा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू व बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने बधाई दी। अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अपर्णा यादव की इस पोस्ट पर लोग कई तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। नवनीत राज कहते हैं कि अपर्णा जी आप गलत पार्टी में आ गई है, यहाँ पर आपको कोई भी पद नहीं मिलेगा। ऋचा यादव नाम की एक यूजर लिखती है कि आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मैडम कम से कम आपने मुलायम सिंह यादव के बारे में तो सोच लिया होता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार का गठन होने जा रही है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दल 2022 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हार को लेकर पार्टी में मंथन चल रही है। इसी बीच आरएलडी प्रमुख व अखिलेश यादव के सहयोगी नेता जयंत चौधरी से सपा की हार का कारण पूछा गया। दरअसल जयंत चौधरी आज तक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने एमएलसी चुनाव पर बात करते हुए कहा कि हमारे पास अब बहुत कम वक्त बचा है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी चुने जाएं, जिससे हमारा गठबंधन मजबूत हो जाए। कुछ आरएलडी और सपा प्रत्याशी के पर्चे वापस लिए जाने पर जयंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके अनैतिक दबाव के कारण कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दे चुके 16 लाख छात्रों को इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट घोषित करेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद 10वीं के छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस माह के अंत तक 28 या 29 मार्च 2022 को बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट जारी करने की तिथि नहीं घोषित की गई है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बयान देकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि अगर किसी को फिल्म देखनी है तो उसे टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, इसे यूट्यूब पर अपलोड करवा दो, सब देख लेंगे। इस दौरान उन्होंने हंसते हुए फिल्म को झूठी पिक्चर भी करार दिया। अरविंद केजरीवाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक पक्ष केजरीवाल के इस बयान की तारीफ करते नहीं थक रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान सिविल सेवा मेंस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त प्रयास की मांग रखी है, जिसका केंद्र सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इस याचिका को स्वीकार करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस तरह की मांग देश भर में कराई गई अन्य परीक्षाओं को लेकर भी उठ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक भव्य समारोह के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। योगी 2 दशमलव में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री होंगे। काफी मंथन के बाद ब्रजेश पाठक के नाम पर सहमति बनी। योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए थे। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कई बड़े चेहरे इस कैबिनेट में जगह पाने में नाकाम रहे हैं। बीते गुरुवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के विधायकों के लिए मुंबई में
300 घर बनाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी विधायकों का मुंबई में घर होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब इस पर महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने सफाई देते हुए सरकार की पूरी योजना बताई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।